तो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर जिसको हम डी आर्सनवल टाइप गैल्वानोमीटर भी बोलते हैं। तो ये जो गैल्वानोमीटर है बेसिकली तो बड़ा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम बहुत छोटी छोटी स्मॉल करंट्स को माप सकते हैं। ठीक है, तो गैल्वानोमीटर काम कैसे करता है, इसके पीछे वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वगैरह इसका क्या है, तो वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो आपका गैल्वानोमीटर है जिसको हम मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर कहते हैं या डी आर्सनवल टाइप गैल्वानोमीटर या सस्पेंशन टाइप गैल्वानोमीटर, ठीक है, तो ये बेसिकली इसका वर्किंग प्रिंसिपल वही है जो आपने पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ा है कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, सो दैट करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस फोर्स। ठीक है, तो ये भी आप प्रिंसिपल लिख सकते हैं। या दूसरा उसके बाद जो क्वेश्चन आपने पढ़ा कि व्हेन ए करंट लूप, तो आपने रेक्टेंगुलर लूप लिया ना, जरूरी नहीं है रेक्टेंगुलर, और कोई भी लूप किसी भी शक्ल का हो सकता है, लेकिन हमने लिया रेक्टेंगुलर करंट लूप, अगर आपको याद होगा। तो व्हेन ए करंट लूप इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो दैट लूप एक्सपीरियंसेस टॉर्क, आपको याद होगा। ठीक है, तो चाहे आप प्रिंसिपल लिखो कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर एक्सपीरियंसेस फोर्स, और व्हेन ए करंट लूप इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, दैट लूप एक्सपीरियंसेस टॉर्क। तो चाहे आप वो लिखो या लिखो, तो दोनों ये जो है वर्किंग प्रिंसिपल डिफाइन करते हैं फॉर ए गैल्वानोमीटर व्हिच इज मूविंग टाइप। ठीक है, तो वो जो मैंने प्रिंसिपल्स बताए कि आपने पहले लेक्चर में देखा, इससे पहले जो लेक्चर्स हमने पढ़े हैं कि सिंपल कंडक्टर अगर आप लेंगे, स्ट्रेट कंडक्टर, और उसको आप प्लेस करेंगे इन मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस फोर्स। ठीक, फिर आपने लिया करंट लूप रेक्टेंगुलर, वो 4 कंडक्टर्स का बना हुआ था। सो इफ दैट करंट लूप कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, नाउ दैट लूप एक्सपीरियंस टॉर्क। तो आप मुझे बताइए, अगर कोई करंट लूप है उस पर कितना टॉर्क आता है, या आपने एक्सप्रेशन वैल्यू की है पिछले लेक्चर में। ठीक है, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय करंट लूप प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर आपको याद होगा दैट इज एन बी आई ए कॉस थीटा। तो यहां एन क्या है कि आपकी इस कॉइल में जो आपका करंट लूप है, चाहे रेक्टेंगुलर करंट लूप है या सर्कुलर है, तो इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है, स्ट्रेंथ क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज बी, करंट कितनी चल रही है आपके कंडक्टर में, ठीक है, और एरिया क्या है आपके लूप का, जो लूप आपका है ना, जो आपने प्लेस किया करंट लूप में मैग्नेटिक फील्ड, उस लूप का एरिया क्या है, और थीटा जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस दिन मैंने आपको, अगर आपको याद होगा, उस लेक्चर में मैंने आपको एक बुक के जरिए से दिखाया था कि थीटा जो है इट इज एक्चुअली द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया कि इस रूम में, जिस रूम में हम लेक्चर्स दे रहे हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये दीवार, ये साउथ पोल है, और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल को अप्रोच करती है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हमेशा आप याद रखिए दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन आवर रूम। ठीक है, सो दिस इज कॉइल, दिस इज इट्स प्लेन। सो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये कॉइल है ना, तो इस वक्त मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ कॉइल के बीच में एंगल 0 डिग्री है ना, सो दे आर पैरेलल, दैट इज प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये कॉइल रोटेट करेगी, दैट मींस सपोज इस पर टॉर्क आ गया, टॉर्क इसको रोटेट करवाएगी, कॉइल रोटेट होगी, है, तो एंगल जो है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ कॉइल बदलने लगा। अब यहां पर एंगल कितना है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो वही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन चेंज होगा ना, मैग्नीट्यूड। ठीक है, सो दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड तो वही है डायरेक्शन, और प्लेन ऑफ कॉइल अगर आप देखेंगे इस वक्त प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर आ गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो एंगल 90 डिग्री बन गया है ना। तो वो जो थीटा है, वो थीटा यही है कि प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, दैट इज थीटा। तो याद दिलाया आपको, ठीक है, जो एक्सप्रेशन आपने निकाली है। और वर्किंग प्रिंसिपल जब आप लिखेंगे कि आपका जो गैल्वानोमीटर है, इसको तो करंट मापना है। अब एक करंट कैसे मापता है, तो इसके पीछे वर्किंग प्रिंसिपल यही है कि वी टेक हियर करंट कैरिंग लूप, एक लूप लेते हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल लेते हैं यहाँ पर, तो इसमें रेक्टेंगुलर एक लूप होता है, उसके पीछे एक और लूप होता है, उसके पीछे एक, तो इसमें एन टर्न्स हम मानते हैं रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर करंट लूप है, तो इस रेक्टेंगुलर करंट लूप को हम यहाँ पर लेते हैं, इसको पुट करते हैं इन बिटवीन 2 पोल पीसेस ऑफ ए हॉर्स मैग्नेट। तो ये जो 2 मैग्नेट्स है जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, क्योंकि इस करंट लूप को हमें रखना है मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। तो ये जो यहाँ पर होता है, ये इसमें बहुत सारी टर्न्स होती है, रेक्टेंगुलर टर्न्स होती है। ठीक, तो इसमें जो 2 एंड्स होते हैं इस कॉइल के, इस कॉइल को हम वोल्ड किस पर करते हैं, जैसे मुझे अगर सर्कुलर कॉइल बनानी है तो मैं स्ट्रेट कंडक्टर लेता हूं, है ना,
उसको वोल्ड करता हूं इस जैसे स्ट्रक्चर पर, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर पर, ठीक है ना। जब वोल्ड करता हूं फिर ये स्ट्रक्चर अगर मैं बाहर निकालूंगा तो वो सर्कुलर कॉइल बनेगी आपको टर्म्स। इस तरह अगर रेक्टेंगुलर कॉइल बनानी है तो उसके लिए भी एक है ना कोर चाहिए। तो यहां पर नॉन मैग्नेटिक मेटल हम कोई लेते हैं, नॉन मैग्नेटिक मेटल, उसी पर वोल्ड करते हैं किसको, इस कॉइल को, है ना। तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल बनती है, जैसे यहाँ एक टर्न आपको नजर आएगी, फिर इसके पीछे एक और टर्न होती है, इसके पीछे एक और टर्न होती है। तो इसमें सपोज करते हैं कि एन रेक्टेंगुलर टर्न्स है इस हमारी कॉइल में, जो कि हमने एक नॉन मैग्नेटिक मेटल पर वोल्ड की है। ओके, अब जहां पर हमने इसको वोल्ड किया है नॉन मैग्नेटिक मेटल पर, तो इसका जो कोर अंदर बचता है ना, खाली जगह कोर, उस कोर के बीच में हम रखते हैं सॉफ्ट आयरन, है ना। सॉफ्ट आयरन रखने का मकसद ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो ये बनाएगा, ये नॉर्थ और साउथ पोल, ये जो दो मैग्नेट्स के हमने नॉर्थ और साउथ पोल रखे हैं, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगी, साउथ पोल पे अप्रोच करेंगी, इसका मतलब ये जो बीच में रीजन आ गया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, तो वो जो हम आयरन, सॉफ्ट आयरन अंदर कोर लगाते हैं, इस कॉइल के अंदर जो हम सॉफ्ट आयरन का कोर लगाते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। दैट इज वो आप देखेंगे क्यों हम उसको बढ़ाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, वो आप बैग में देखेंगे जब हम सेंसिटिविटी पढ़ेंगे इस गैल्वानोमीटर की। छोड़ दीजिए, तो इसकी कंस्ट्रक्शन की जाते हैं तो क्या है कि यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है एन टर्न्स की, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर टर्न जो ये कॉइल जो होती है, तो ये एक नॉन मैग्नेटिक मेटल पर हम वोल्ड करते हैं। तो अंदर जो कोर है उसमें हम एक सॉफ्ट आयरन कोर लगाते हैं, वो हम कॉइल से डिटैच करते हैं, उसको कॉइल के साथ अटैच नहीं रखते हैं। तो ये जो कॉइल के, अब सीधी बात है, अब किसी भी कॉइल के दो एंड्स होते हैं जहां से हम करंट लाएंगे उस कॉइल में। तो इसका जो एक एंड होता है वो यहाँ पर है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। तो ये फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप होता है, जिसकी वजह से हम उसको लटकाते हैं इस कॉइल को। तो ये आम वायर भी हो सकती थी, मतलब ये कॉपर वायर भी हो सकती है, एल्यूमिनियम की वायर भी, लेकिन हम डेलिबरेटली इसको फॉस्फर ब्रोंज वायर लगाते हैं। वो भी आप देखेंगे जब हम क्या बोलते हैं सेंसिटिविटी पढ़ेंगे इस गैल्वानोमीटर की, वहां पता चलेगा कि फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप से ही क्यों हम इस कॉइल को लटकाते हैं। तो बहरहाल दिस इज फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप। अब इस फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप में क्या होता है कि ये एक लीड बनती है हमारे लिए, क्योंकि हमें इस कॉइल में करंट लानी है। वर्किंग प्रिंसिपल फिर से याद दिलाइए, करंट कैरिंग लूप। तो ये जो लूप यहाँ पर आपने बनाया, ये जो कॉइल यहाँ पर है, इसमें करंट लानी है ना, तो करंट के लिए दो कनेक्शन चाहिए ना। तो ये जो यहाँ पर आपने फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप लिया, ये जो थ्रेड लिया फॉस्फर ब्रोंज का, दिस एक्ट्स एज वन लीड फॉर कैरिंग करंट इनटू द कॉइल। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने इसको यहाँ कनेक्ट किया, ये देखिए आप T1 से। तो ये T1 जो है ये टर्मिनल है बाहर वाला, जहां से आप कनेक्शन लगाते हैं, एक कनेक्शन इसके साथ लगाया, तो यहाँ ये एक लीड बनती है करंट कैरी करने के लिए कॉइल में। अब ये जो कॉइल का दूसरा एंड होता है, दूसरा एंड, क्योंकि कोई कॉइल जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं हीटर में, उसके दो एंड होते हैं ना, तो ये जो दूसरा एंड इसका है, तो यहाँ पर हम एक हेयर लाइक स्प्रिंग लगाते हैं। यानी ये जो स्प्रिंग है ये मोटी नहीं होती है, बहुत पतली स्प्रिंग होती है, हेयर लाइक स्प्रिंग, कम ही टर्न्स इसमें होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम दूसरे एंड को इसी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये दूसरी लीड एक्ट करती है करंट लाने के लिए कॉइल में, इसलिए हमने इसको यहाँ से दिखा दिया, अगर आपको ये दिखता है, ठीक है। तो यहाँ ये चीजों के साथ कनेक्ट है। तो जब हम बाहर से कनेक्शन लाते हैं करंट, क्योंकि मेजर करनी है तो करंट को लाना है ना गैल्वानोमीटर में, तो वो जो बाहर वाले दो कनेक्शन है वो हम लगाते हैं T1 और T2 के साथ। और सीधी बात है, ये T1 और T2 जो है, these act as two leads for carrying current into the coil, coil में करंट। तो अब इस कॉइल में करंट पहुंच गई है ना, तो ये अब करंट लूप है, एंड टर्न्स, इसमें करंट पहुंच गई। तो इस करंट लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, सो इसमें टॉर्क आ जाएगी, जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब इसको मैग्नेटिक फील्ड में चुके रखना, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से लाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर दो परमानेंट मैग्नेट्स रखते हैं, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है कैसे बनता है, यहाँ पर हम एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल रखते हैं, यहाँ पर एक साउथ पोल, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेंगी, साउथ पोल पे अप्रोच करेंगी, तो बीच वाली जगह में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो हम पैदा करते हैं, तो इसके लिए जो हम ये दो पोल पीस रखते हैं ना मैग्नेट्स के, ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स पोल, वो आप देखेंगे सिलेंड्रिकल ही क्यों, हॉर्स शो मैग्नेट, बिल्कुल हॉर्स का जैसा शो होता है ना, ये देखिए हॉर्स के जो फुट होते हैं, ठीक है, बिल्कुल, इसीलिए इनको बोलते हैं हॉर्स शो मैग्नेट्स, लेकिन ये शक्ल में सिलेंड्रिकल होते हैं। अब आप कहेंगे सिलेंड्रिकल से मुराद, मैं बताऊंगा आपको। मान लीजिए ये सिलेंडर है, ओके, अब इस सिलेंडर किसी भी मेटल का बना हो, मान लीजिए ये मैग्नेट है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट भी होते हैं ना, ये मैग्नेट है सिलेंड्रिकल, जैसे जैसे पाइप होती है। आप इसके यहां से दो हिस्से कीजिए लेंथवाइज, तो वो जो एक एक हिस्सा बनेगा ना, वही यहां पर भी है एक हिस्सा और यहां पर है एक हिस्सा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल, सिलेंड्रिकल पोल बेसिस,
ऑफ ए हॉर्स शो मैग्नेट, जैसे वो हम रखते हैं। अब आप कहेंगे सर ये सिलेंड्रिकली क्यों रखते हैं, मतलब प्लेन क्यों नहीं रखते, प्लेन यहाँ पर सीधे बाहर मैग्नेट लगा, प्लेन यहाँ पर सीधे, वो आप देखेंगे बाद में, अभी जब हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे आगे, ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह देखेंगे, इसका वर्किंग देखेंगे, ये फिर काम कैसे कैसे करंट को मापना है उस वक्त आप देखेंगे हम ये सिलेंड्रिकल पोल पीसीसी क्यों लेते हैं मैग्नेटिक्स के। तो बहरहाल हमने दो मैग्नेटिक पोल्स लिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल, सिलेंड्रिकल और शो मैग्नेटिक्स, ठीक है ना। तो अब यहाँ बीच में मैग्नेटिक फील्ड बन गया। अब आपकी ये कॉइल है एंड टर्न्स की, ठीक है ना, जो आपने नॉन मेटेलिक है किसी नॉन मैग्नेटिक मेटल पर माउंट किए, बीच में कोर लगाया सॉफ्ट आयरन, ठीक है। अब इसमें जब करंट आएगी इस कॉइल में तो आपका वर्किंग प्रिंसिपल कंप्लीट हो गया कि करंट कैरिंग लूप, इट इज अ लूप नाउ, रेक्टेंगुलर लूप कैरिंग करंट व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। इस पर टार्क आ जाएगी तो टार्क क्या करेगा, इस कॉइल को, इसको मूव करेगा, इसको रोटेट करवाएगा। तो सीधी बात है, जैसे ही करंट दाखिल हो जाएगी आपकी कॉइल में, ये रोटेट करना शुरू कर देगी, ट्विस्ट करना शुरू कर देगी, जैसे लगता है। सो दैट इज हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑलमोस्ट ओबे हो गया। अब हम देखेंगे वाकई हमें इतना ही अब देखना है कि करंट कैसे, ठीक है, डिफ्लेक्ट तो हो जाएगा, ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में भी पढ़ा है दैट व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क गेट्स एक्टेड अपॉन ऑन दैट लूप। वो टॉर्क हमने मालूम भी की है, ठीक है। तो अब टॉर्क की वजह से जैसे सिंपल फोर्स क्या करता है, बॉडी को शाबाश लीनियर मोशन देता है, तो वैसे कपल क्या करता है, बॉडी को रोटेट करता है। कितना रोटेट करेगा ये डिपेंड करता है उस कपल की टॉर्क पर। तो जैसे ही टॉर्क पैदा हो जाएगी इस कॉइल पर, ये कॉइल रोटेट करना शुरू कर देगी, जस्ट लाइक दैट। अब चूंकि हमें करंट मापनी है, अब हमें इस रोटेशन से क्या लेना देना है, इस ट्विस्ट से क्या लेना देना है ना। अब जरा देखिए ये कैसे फिर मापता है किसको, शाबाश। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, ये फॉस्फोर स्ट्रिप है, ठीक है, जो करंट के लिए एक लीड का काम करता है। तो इस पर अगर आप ये सर्कल देखते हैं, ये सर्कल बेसिकली एक प्लेन मिरर होता है, या अगर कनकेव मिरर भी होगा तो लार्ज रेडियस का होता है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसका लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, या सिंपली प्लेन मिरर, बिल्कुल प्लेन मिरर हम यहाँ पर फिक्स करके रखते हैं। यानी अगर ये कॉइल रोटेट हो जाएगी तो इस धागे में, ये जो फॉस्फोर ब्रोंज स्ट्रिप है, तो इस धागे में भी ट्विस्ट पैदा हो जाएगा, यानी ये भी रोटेट हो जाएगा बाय सच एंगल, इसके साथ ही मिरर भी रोटेट हो जाएगा बाय दैट एरिया। तो ये मिरर हमें बाद में हेल्प करेगा कि ये जो कॉइल रोटेट हो गई बाय सर्टेन एंगल, तो किस एंगल से ये रोटेट होगी, तो वो एंगल मापने के लिए हमें इस मिरर की बाद में जरूरत पड़ेगी। तो ये प्लेन मिरर होता है या कनकेव मिरर होता है और लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो ये सब कुछ हम फिक्स करके रखते हैं एक, ठीक है ना, ब्रोंज क्या बोलते हैं इसको, एक केस में, जस्ट लाइक दैट, ताकि क्यों कि इसको हम एक जैकेट में रखते हैं, जस्ट लाइक दैट, और ये ब्रोंज वाला जैकेट होता है, इसी में हम रखते हैं, ठीक है। तो ये शील्ड हम बाहर क्यों लगाते हैं, इसलिए कि डिस्टर्बेंस जो बाहर है एयर वगैरह की, उसे कॉइल की डिफ्लेक्शन पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मान लीजिए अगर हम इस केस को, इस पूरे स्ट्रक्चर को इस केस में नहीं रखते हैं अंदर, जस्ट लाइक दैट, अगर हम इसको बाहर यहाँ पर रखते हैं, फिर इसमें करंट गुजारते हैं, तो हमारी कॉइल डिफ्लेक्ट हो जाएगी। मान लीजिए तेज आंधी आ गई, अब उसकी वजह से इसकी डिफ्लेक्शन पर फर्क पड़ेगा, ठीक है ना, सीधी बात है। तो हम करंट को अच्छी तरह मेजर नहीं करते, क्योंकि जो हम करंट मेजर करते हैं वो इसकी डिफ्लेक्शन से ही मेजर करते हैं। तो दैट्स व्हाई डिस्टर्बेंस से बचाने के लिए वगैरह, जो भी डिस्टर्बेंस मालूम होते हैं उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, हम इसको एक केस में बंद करते हैं, ब्रोंज वाले केस में बंद करते हैं, आगे से शीशा लगाते हैं, उस शीशे से हम अंदर देखते हैं कि डिफ्लेक्शन कितना हो गया, कितना करंट है, जस्ट लाइक दैट, जैसे आप गैल्वेनोमीटर देखते हैं लैब्स में। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर होता है एक स्केल। स्केल चूंकि हमें क्या करना है, हमें तो करंट मापनी है, लेकिन करंट कैसे मापेंगे, करंट मापते हैं कि डिफ्लेक्शन स्क्वायर में कितना पैदा हो जाएगा। आप देखेंगे अभी हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे, आपको पता चलेगा कि हम एक्चुअली निकालेंगे ये कॉइल कितना डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर ये कम डिफ्लेक्ट हो गई तो कम ही करंट होगी, ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगी तो ज्यादा करंट होगी। अभी हम मैथमेटिकली इस चीज को देखेंगे, लेकिन वो डिफ्लेक्शन कैसे मापेंगे कि बाय हाउ मच एंगल दिस कॉइल गॉट डिफ्लेक्टेड, है ना। तो वो देखने के लिए हमें लैंप और स्केल अरेंजमेंट चाहिए। तो लैंप, तो ये जो स्केल यहाँ पर, ये तो मिरर आपने देख लिया यहाँ पर होता है एक स्केल, ये स्केल का बिल्कुल मिडिल पॉइंट है, ठीक। तो यहाँ पर होता है एक लैंप, इस लैंप से क्या होता है, इस लैंप से निकलती है रे, ठीक है ना, ये देखिए एक बीम निकलती है इससे, रे ऑफ लाइट, तो ये इस सीध में होता है कि इस मिरर पर पड़ता है, अब मिरर से वो रिफ्लेक्ट होता है वो बीम, और जहां पर वो रिफ्लेक्ट होता है उस पॉइंट को हम नोट करते हैं, देखिए ये है ब्राइट स्पॉट, जहां पर आ जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है ना। तो सीधी बात है, यहां से रे गई, ये आया रिफ्लेक्ट होकर रे, तो बीच में एक एंगल बन गया। अब सीधी बात है, जब कोई रोटेट हो जाएगी तो वो एंगल भी बदलता जाएगा। तो इस तरह इस लैंप और स्केल अरेंजमेंट से एंगल मालूम करेंगे कि किस एंगल से आपका कॉइल जो है वो डिफ्लेक्ट हो गया।
दैट्स वाई ये जो लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट है ये मैंने दिखा दिया। कोई बुक ये नहीं दिखाएगी, वो सिर्फ लिखेगी कि लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट से हम डिफ्लेक्शन मापते हैं, लेकिन वो ये लैंप और स्केल नहीं। अगर आप भी नहीं दिखाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ एग्जाम में इतना दिखा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन जब आप दिखाएंगे तो अच्छा। अब मसला है सर डिफ्लेक्शन तो हम चलो ठीक है, कॉइल डिफ्लेक्ट हो जाएगी क्योंकि व्हेन अ करंट कैरिंग दिस लूप इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क गेट्स एक्टेड अपॉन इट, जो टॉर्क इस पर पैदा हो जाएगी वो इसको रोटेट करवाएगी, तो हमारी कॉइल भी रोटेट हो जाएगी है। तो अगर ये एक चक्कर कंप्लीट करेगी तो इट गॉट रोटेट विद 360 डिग्री, अगर आधा चक्कर करेगी तो 180 डिग्री। तो इसका मतलब है जब ये कॉइल रोटेट हो जाती है तो बाय हाउ मच एंगल इट गॉट रोटेटेड, वो एंगल हमें वैल्यू करें किस एंगल से ये डिफ्लेक्ट होगी। अब आप कहेंगे चलो ठीक है सर हमने देख लिया किस एंगल से डिफ्लेक्ट, 30 डिग्री डिफ्लेक्ट हो गई, 40 डिग्री हो गई डिफ्लेक्ट, लेकिन वो तो डिफ्लेक्शन एंगल हम मापेंगे, करंट कैसे उसे पता चलेगा, उसी के लिए हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालते हैं। ओके, आप मुझे बताएंगे आपको पता है रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? इलास्टिक बॉडीज में इसका ज्यादा जिक्र आता है। मान लेते हैं कि एक सिंपल पेंडुलम है, याद रखना मैं फोर्स पर बात करता हूं फिर मैं टॉर्क पर आ जाऊंगा, क्योंकि फोर्स और टॉर्क जो है, फोर्स क्या करता है सिंपली बॉडी में लीनियर मोशन पैदा करता है, तो टॉर्क क्या करता है बॉडी में रोटेशन मोशन पैदा, इतना ही फर्क है, बाकी ऑलमोस्ट ही सेम इफेक्ट देते हैं। तो यहां पर अगर हम देखेंगे मान लेते हैं कि ये सीलिंग है एक यहां पर रूफ की, तो यहां पर एक पेंडुलम है। ओके, ये पेंडुलम का मीन पोजीशन है, ठीक है ना, याद रखना। तो जनरली अगर हम पेंडुलम को कुछ नहीं करेंगे, रहने देंगे ऐसे, तो इट विल वर्टिकली डाउनवर्ड्स की पोजीशन ले लेगा, जस्ट लाइक बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, मान लेते हैं मैं इसको इस पोजीशन से हाथ से उठाता हूं, याद रखना, और यहां पर लेता हूं पोजीशन मीटर, ठीक, ए से बी तक एक खुद जाएगा नहीं सर, डिस्प्लेसमेंट देनी है, सो वी हैव टू अप्लाई फोर्स। मैंने हाथ से फोर्स लगा दिया, सबू ने देखा मस्कुलर फोर्स लगा दिया, मैंने इसको ए से उठाया बी तक, ठीक। अब यहाँ पर कोई हैरानी की बात नहीं है, डिस्प्लेसमेंट हो गई बिकॉज ऑफ फोर्स, मैंने लगा दिया। अब मैं जब ये बी पर पहुंच गया मेरे हाथ से, मैं बी पर इसको छोड़ता हूं, जब मैं इसको छोड़ूंगा मैं इसको वापस धक्का नहीं दूंगा, मैं सिर्फ छोड़ता हूं, क्या करेगा ये पहुंचेगा ए पर। अब जब ये बी से यहाँ ए से बी तक तो मैंने लिया था, मेरे मस्कुलर फोर्स ने डिस्प्लेसमेंट दी थी, जब ये बी से ए तक वापस आएगा तो वहां से इसने किसको वापस आया मेन पोजीशन में जाए, मैंने तो धक्का नहीं दिया ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है फोर्स के बगैर। तो इसका मतलब है जब मैंने बॉडी को डिस्प्लेस किया फ्रॉम ए टू बी, फिर मैंने जब उसको छोड़ दिया तो यहां पर एक और फोर्स पैदा हो गया, उसको बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स, जो इस बॉडी को लाना चाहता है बैक टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। दैट्स कॉल्ड अ रेस्टोरिंग फोर्स व्हिच ट्राइज टू ब्रिंग बैक दिस ऑसिलेटिंग पार्टिकल टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। ये चीज आपने देख ली है, इसीलिए मैंने पहले इसी को एक्सप्लेन किया क्योंकि आपको ये चीज ऑलरेडी पता है। इसी तरह ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है जो बॉडी को लाना चाहता है फ्रॉम दिस एक्सट्रीम पोजीशन बैक टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ठीक है, क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स यहां डायरेक्टेड होगा ना, आपने अप्लाइड फोर्स वहां था, बी पर आपने छोड़ दिया तो ये बॉडी को ऊपर नहीं जाएगा, ये वापस आएगा मीन पोजीशन। इसका मतलब वो जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो बॉडी को लाना चाहता है टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन, टुवर्ड्स मीन पोजीशन, जस्ट लाइक दैट। इसी तरह जैसे ये रेस्टोरिंग फोर्स होता है ना, वैसी होती है रेस्टोरिंग टॉर्क भी। अब कहेंगे रेस्टोरिंग टॉर्क क्या करना चाहती है, वो बॉडी को लाती है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, अपनी ओरिजिनल हालत में। देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मान लेते हैं कि यहां पर सीलिंग के साथ एक थ्रेड है लटका हुआ, नीचे से हमने एक बॉल उसके साथ फिक्स की, मान लेते हैं कपड़े की बॉल बनाई उसके साथ फिक्स की उस थ्रेड के साथ, ठीक। अब आप क्या करते हैं, आप बॉल को अगर ऐसे करोगे ना ये पेंडुलम बनेगा बिल्कुल इस जैसा, लेकिन मैं बाल को ऐसे फोर्स नहीं लगाऊंगा, मैं उसको ऐसे पकड़ूंगा बाल को और ऐसे मोड़ूंगा, ट्विस्ट लगाऊंगा, बाल को रोटेट करूंगा बाय सच एन एंगल। ये देखिए, तो इसका मतलब मैं टॉर्क एक्ट करता हूं बॉडी पर, क्योंकि मेरी बॉडी लीनियर मोशन में नहीं जाएगी, ये रोटेशनल मोशन में जाएगी, ठीक है ना। पूरा ध्यान रखना, थ्रेड के साथ जुड़ी है, बाल है, मैंने ऐसे धक्का नहीं लगाया तो सिंपल फोर्स होगा, मैं ऐसे पकड़ता हूं बाल को और ऐसे करता हूं, मीन्स आई एम रोटेटिंग द बॉल बाय सच एन एंगल, मैं ट्विस्ट देता हूं बाल को, मैं घुमाता हूं बाल को बाय सर्टेन एंगल। यानी अगर मैं पूरा चक्कर लगाऊंगा बाल का तो 360 डिग्री से मैंने इसको रोटेट किया, चलो जरूरी नहीं 360, मैंने 10 डिग्री से रोटेट किया, 20 डिग्री से रोटेट किया, तो इसका मतलब है मैं ट्विस्ट देता हूं बाल को। ट्विस्ट का मतलब है मैं टॉर्क लगाता हूं, क्योंकि टॉर्क ही रोटेशन, क्योंकि आपकी बॉडी में क्या मोशन होगी, रोटेशन, तो इसका मतलब है आपने टॉर्क लगा दिया, तो आपने वो टॉर्क लगा दिया जस्ट लाइक दैट। तो जब आपने बॉडी पर टॉर्क लगा दिया, ऐसे किया बाल को, तो बॉडी रोटेट हो जाएगी। पूरा ध्यान रखना, रोटेट हो जाएगी। एक बार मान लीजिए बहुत जोर से आपने ऐसे टॉर्क लगा दिया, ऐसे लगा दिया, हाथ उठा लिया आप, अबे बॉडी जो है ये रोटेट करती जाएगी, एक वक्त आएगा रुक जाएगी,
फिर क्या करेगी, फिर रिवर्स डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देगी ताकि ये अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाए। ये देखिए, जैसे ये मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन से वापस आता है तो रेस्टोरिंग फोर्स को वापस। तो जब आपने बॉल को अपने हाथ से टॉर्क दे दी, ऐसे दे दिया टॉर्क, हाथ से दे दिया, तो बॉल रोटेट करना शुरू कर देगी ऐसे, फिर कुछ देर हो जाएगी, बॉल रुक जाएगी। रुकने के बाद अब ये रिवर्स डायरेक्शन में मुड़ना शुरू हो जाए। अब रिवर्स डायरेक्शन में इसने किसने इसको टॉर्क दी? अरे यहां तो मैंने टॉर्क दी थी बाहर से, जिसकी वजह से रोटेट हो गई। अबे रिवर्स डायरेक्शन में जब रोटेट होगी तो रोटेशन तो टॉर्क के बगैर पॉसिबल नहीं है, तो वो वाली रोटेशन फिर कहां से आ गई रिवर्स डायरेक्शन में? उस टॉर्क को, क्योंकि वहां पर डेफिनेटली फिर टॉर्क एक पैदा होगा, उस टॉर्क को हम बोलते हैं रेस्टोरिंग टॉर्क। वो रेस्टोरिंग टॉर्क कब डेवलप हो जाती है? जब आप अप्लाई टॉर्क करते हैं, उसकी वजह से थ्रेड में जो ट्विस्ट आता है उसे एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाती है, रेस्टोरिंग टॉर्क। वो रेस्टोरिंग टॉर्क आपकी इस बॉल को वापस लाना चाहती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन। जैसे ये रेस्टोरिंग फोर्स काम करता है वैसे रेस्टोरिंग टॉर्क भी काम करता है। सही बात है। अच्छा मुझे बताइए कि अगर आप टॉर्क लगाएंगे, देखिए आपने बॉल, ये जो बॉल है आपने इसको 10 डिग्री से रोटेट किया, 10 डिग्री, फिर छोड़ दिया। अब ये बॉल रिवर्स डायरेक्शन, पहले ऐसे घूमेगी, फिर थोड़ा रेस्ट करेगी, फिर रिवर्स डायरेक्शन में घूमेगी। आप थोड़ा आइडिया लगाए कि आपने 10 डिग्री से रोटेट किया तो ये कितनी डायरेक्शन, किस स्पीड से ये वापस घूमी, आप याद रखिए। अब आप ज्यादा ट्विस्ट दे दीजिए थ्रेड, फिर देखिए जब इसमें रिवर्स डायरेक्शन में घूमे, बहुत तेजी से घूमी, तो इसका मतलब उस पर टॉर्क ज्यादा डेवलप होगी रेस्टोरेंट। तो जितना आप ट्विस्ट ज्यादा देंगे, एंगुलर ट्विस्ट बॉडी को है, उतना ये बॉडी जब रिवर्स डायरेक्शन में घूमेगी ना, उतना ज्यादा तेज घूमेगी। इसका मतलब है उतना ज्यादा रेस्टोरिंग टॉर्क होगा। तो वो जो रेस्टोरिंग टॉर्क होगा ना, वो ज्यादा होगा या कम होगा? वो रेस्टोरिंग टॉर्क जो है, रेस्टोरिंग टॉर्क, रेस्टोरिंग टॉर्क, शाबाश, वो किस बात पर डिपेंड करेगी कि आपने इस थ्रेड में कितना ट्विस्ट दे। अगर आपने कम ट्विस्ट दे दिया, देखिए अगर आपने थोड़ा ट्विस्ट दे दिया, बॉडी रोटेट करेगी, फिर रिवर्स डायरेक्शन में भी रोटेट करेगी किसी स्पीड के साथ। अगर आपने ज्यादा ट्विस्ट दे दिया है, तो बॉडी जब रेस्टोरिंग फोर्स से रिवर्स डायरेक्शन में ट्विस्ट तो ज्यादा तेज ट्विस्ट करेगी। तो इसका मतलब है ये जो रेस्टोरिंग टॉर्क बॉडी पर डेवलप होती है, दिस डिपेंड्स डायरेक्टली, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन मैंने दिखा दिया, किस पर डायरेक्ट डिपेंड करता है? एंगल ऑफ ट्विस्ट पर। एंगल ऑफ ट्विस्ट पर अल्फा से दिखा दिया। तो आप इस चीज और इस चीज को एक मत मानिए, ये प्रोपोर्शनल की निशानी है, ये अल्फा है। सो दिस रेस्टोरिंग टॉर्क डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द एंगुलर ट्विस्ट जो थ्रेड में आएगा। तो अगर थ्रेड में ज्यादा ट्विस्ट आ गया, ठीक है, तो ज्यादा रेस्टोरिंग टॉर्क पैदा हो जाएगी, ठीक है ना। अगर इसमें कम ट्विस्ट आ गया तो कम रेस्टोरिंग टॉर्क। तो रेस्टोरिंग टॉर्क याद रखिए ना, एक हुई अप्लाइड टॉर्क जो मैंने हाथ से लगाई, तो क्या होगा बॉल को, जो मैंने टॉर्क लगाई बॉल रोटेट करेगी, जैसे ऐसे, तो बॉल ऐसे रोटेट, फिर क्या होगा, कुछ देर के बाद बॉल पहले रुक जाएगी, फिर रिवर्स डायरेक्शन में। तो रिवर्स डायरेक्शन में जो उसको घुमाता है ना, वो टॉर्क कहां से आ गया? तो वही तो रेस्टोरिंग टॉर्क है ना, वो डेवलप हो गया ना जब आपने अप्लाई टॉर्क किया, जब थ्रेड में ट्विस्ट पैदा हो गया। तो जितना ज्यादा थ्रेड में ट्विस्ट पैदा हो जाएगा, जितना आप एंगुलर ट्विस्ट ज्यादा देंगे, उतना रेस्टोरिंग टॉर्क भी ज्यादा होगा, और जितना एंगुलर ट्विस्ट कम होगा उतना रेस्टोरिंग टॉर्क भी कम होगा। वही बात मैंने लिखी मैथमेटिकली, दैट रेस्टोरिंग टॉर्क डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो अल्फा जो है ये एंगल ऑफ ट्विस्ट, आप कितने एंगल से इस थ्रेड को ट्विस्ट दे रहे हैं, है ना। तो अगर आप यहां पर देखेंगे, ये जो रेस्टोरिंग टॉर्क है, मैं RT से लिखता हूं, रेस्टोरिंग टॉर्क इट विल बी इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनलिटी खत्म हो जाएगी, इक्वलिटी साथ में आता है कांस्टेंट। मैं कांस्टेंट लिखता हूं स्मॉल के, चलो कर्सू के लिखता हूं, ठीक है, एक और के यहां आएगा, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, एक के लिखते हैं, वहां पर दूसरा कांस्टेंट लिखते हैं, चलो के लिखते हैं सीधे, और साथ में आएगा अल्फा, वायर अल्फा इज एंगल ऑफ ट्विस्ट, है ना। तो यहां पर ये जो के आता है, इस के को आप क्या बोलेंगे, पहले तो ये प्रोपोर्शनली के बदले आ गया, तो आप के को सिंपली लिखेंगे प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, लेकिन इस के को हम यहां प्रॉपरली बताते हैं टॉर्जनल कांस्टेंट, टॉर्जनल कांस्टेंट। किसका? इस थ्रेड का, जिस आपकी बॉल लटकी हुई है, इस थ्रेड का ये के बनता है टॉर्जनल कांस्टेंट। अब किसी थ्रेड का टॉर्जनल कांस्टेंट क्या हो गया? अगर आपको के डिफाइन करना है तो बिल्कुल आप इसी एक्सप्रेशन को यूज करके के को डिफाइन कर सकते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या है? रेस्टोरिंग टॉर्क, याद रखना, और रेस्टोरिंग टॉर्क ये टॉर्क है, इक्वल्स के टाइम्स ट्विस्ट, एंगुलर ट्विस्ट कितना भी, तो के किसके बराबर निकलेगा?
अल्फा इधर आएगा, सो इट इज रेस्टोरिंग टॉर्क, इसको आप पढ़ते हैं पर यूनिट, रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट गिव्स टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ दैट वेरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमारा एक फास्फोरोस्टेट है, यहाँ पर एक थ्रेड है, तो इस थ्रेड का टॉर्जनल कांस्टेंट क्या हो गया, कितना रेस्टोरिंग टॉर्क इस थ्रेड में पैदा हो गया पर यूनिट ट्विस्ट। तो जब आप यूनिट ट्विस्ट देंगे यानी यूनिट डिग्री से आप रोटेट करेंगे, ठीक है ना, इस थ्रेड को, तो इसमें कितना रेस्टोरिंग टॉर्क पैदा हो जाएगा। तो रेस्टोरिंग टॉर्क डेवलप्ड पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट गिव्स टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ दैट वेरी थ्रेड ऑफ दैट वेरी ऑब्जेक्ट ऑफ दैट वेरी मटेरियल। रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट गिव्स के, तो आप याद रखिए इसका के का डेफिनेशन का आपको के को डिफाइन करना है। तो टॉर्जनल कांस्टेंट किसी ऑब्जेक्ट का किसी मटेरियल का होता है रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट, यानी यूनिट एंगुलर ट्विस्ट देने से उस चीज में, उस थ्रेड में कितना रेस्टोरिंग टॉर्क पैदा हो जाएगा, दैट इज टॉर्जनल कांस्टेंट फॉर दैट वेरी ऑब्जेक्ट और थ्रेड। अच्छा, तो इसके बाद आप मुझे बताइए कि ये आपका कॉइल है, ओके, इसमें एन टर्न्स है, तो आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। लेट मी सपोज ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर पैदा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड भी है, ओके, इसमें करंट कुछ चलेगी जो कि आपको मालूम करनी है, अब तो करंट ही मालूम करनी है। लेट मी सपोज इसमें करंट आई चलेगी जो कि मुझे मालूम करनी है, इस लूप का जो एरिया है, लेट मी सपोज दैट इज ए, अभी थीटा की हम बात बाद में करेंगे, है ना। तो टॉर्क कितना डेवलप हो जाएगा जब इस कॉइल में करंट चलेगी, कॉइल पर आएगी टॉर्क, टॉर्क की वजह से ये कॉइल रोटेट करेगी, ठीक है ना, इस पर टॉर्क आएगी, कितना टॉर्क आएगा वो हमने ऑलरेडी निकाला है पिछले लेक्चर्स में, दैट इज एन बी आई ए शाबाश कॉस। अब मसला है, और मेरे साथ थीटा तो कुछ भी हो सकता है जब ये कोई रोटेट करेगी, ठीक है ना, थीटा 0 भी हो सकता है, 1 डिग्री भी, 2 3 4 5 6, यहाँ पर हम कौन सा वैल्यू लेंगे, यहाँ पर हम हर हमेशा थीटा को 0 वैल्यू रखते हैं। तो आपने सर थीटा कैसे 0 होगा, आपने इसीलिए मैंने पहले बता दिया थीटा क्या है उधर, याद है आपको, थीटा जो है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ कॉइल। ये भी कॉइल है ना, इसको घूमना है ना इस मैग्नेटिक फील्ड में जो यहाँ डेवलप हो गया है ना, ये कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल, बिल्कुल जो आपकी कॉइल है ये रेक्टेंगल है, इसमें बहुत सारे टर्न्स है, जैसे आप देखते हैं इसमें पेजेस जो है, या मान लीजिए टर्न्स जस्ट लाइक दैट, ये कॉइल है, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, तो यहाँ से निकलेगा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए। तो मैग्नेटिक फील्ड ये प्लेन है कॉइल का, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो एंगल क्या है प्लेन ऑफ, इसको प्लेन ऑफ कॉइल पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड, तो एंगल क्या है 0। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अपनी जगह रहेगा और कॉइल रोटेट करेगी बिकॉज ऑफ टॉर्क जिस पर डेवलप हुई, अब एंगल बदल जाएगा, ठीक है ना, लेकिन हर हमेशा एंगल 0 रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा जब एंगल 0 रहेगा ना, ये बनेगा cos 0 बनेगा 1, तो मैक्सिमम टॉर्क कैसे करेंगे। लेकिन मसला है सर, हमेशा ये जो प्लेन है किसका, कॉइल का, ये प्लेन कैसे हमेशा रहेगा पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए हम एक खास मैग्नेटिक फील्ड यहां बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए जी, इसीलिए जो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि ये जो हम मैग्नेटिस दो रखते हैं ना पोल्स, ये हम सिलेंड्रिकल मैग्नेटिस रखते हैं। आप याद दिलाइए, एक सिलेंडर मैग्नेट मान लीजिए, सिलेंडर शेप्ड मैग्नेट, उसको बीच में हिस्सा किया, तो एक हिस्सा यहां रखा, एक हिस्सा यहां रखा, जस्ट लाइक दैट। तो सिलेंड्रिकल पोल पीस जो मैग्नेट के होते हैं, जैसे हम यहां दिखाते हैं आपको, तो इनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है ना, वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है, अगर आप इस रीजन में एक सर्कल लेंगे, अभी देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है बीच में, इसमें आपने एक सर्कल लिया, सर्कुलर रीजन, अब इस सर्कल के हर रेडियस से मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हर सर्कल से, हर रेडियस से। तो जब इसके ये एक रीजन है, इसके कितने रेडियस है, देखिए इसके रेडियस यहां से भी आ सकते हैं, ये भी रेडियस है, यहां से भी इसके रेडियस है, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक है ना, यहां से भी, यहां से भी। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इस रीजन के तमाम रेडियस से मैग्नेटिक फील्ड जाता है। अब उसे क्या होगा जरा देखिए, वो जो मैंने दिखा दिया, ये आपकी कॉइल में दिखा रहा हूं, ये जो मैंने रेक्टेंगल दिखाया, ये आपकी कॉइल है। ये सब तो आपकी कॉइल जो है ये इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, इस वाले के पैरेलल नहीं है, लेकिन इस वाले के तो पैरेलल है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही 0 डिग्री एंगल बनाएगा। अब ये जो है कॉइल रोटेट हो जाएगा, चलो कॉइल रोटेट होगी, ये देखिए ये कॉइल अब ऐसे आ गई, अब ये इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो एंगल 0 डिग्री नहीं बनाएगा, अब ये इस वाले में जब ये कॉइल ऐसे होके ऐसे रोटेट हो जाएगी, अभी इस वाले मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ गई और एंगल फिर से 0 रहेगा। सो दैट इज व्हाई कि ये जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है ये एंश्योर करता है कि आपकी कॉइल का जो प्लेन है ना,
जब यहां ये है तो 0 डिग्री एंगल है। अब क्योंकि यहां इस कमरे में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी भी है जस्ट लाइक दैट। तो अब आपको कॉइल जब ऐसे आ गया तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर आ गया, अब फिर से आ गया मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में एंगल 0 डिग्री। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको कोई पूछेगा कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का क्या फायदा है, आप कहेंगे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का ये फायदा है कि हमारी कॉइल जब रोटेट करती है ना तो इसका प्लेन हर हमेशा पैरेलल रहता है मैग्नेटिक फील्ड की, मींस एंगल जो थीटा वहां पर है वो हमेशा 0 रहता है। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर cos 0 लिखा क्योंकि cos 0 1 होता है, इसलिए मैं टॉर्क लिखूंगा सिर्फ इतना ही NBIA जस्ट लाइक दैट। ये देखिए ओके, क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एंगल जो है वो हमेशा 0 रहेगा, प्लेन ऑफ कॉइल हमेशा पैरेलल रहेगा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और ये जो सिलेंड्रिकल पोल पीसेस है मैग्नेट के, तो ये भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हमें सिलेंड्रिकल क्यों लेते हैं ये पोल पीसेस, ठीक है ना। तो सिलेंड्रिकल ये जो मैग्नेटिक पोल पीस तो यही बनाते हैं ना, अगर हम स्ट्रेट मैग्नेट्स लेते हैं जस्ट लाइक दैट तो वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो सिलेंड्रिकल पोल पीसेस हॉर्सशो मैग्नेट्स होते हैं तो इसीलिए हम इन्हीं मैग्नेट्स को यहाँ पर प्रेफर करते हैं क्योंकि ये बनाते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, जिससे प्लेन कॉइल का हमेशा रहता है पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, जिससे हमेशा थीटा रहता है 0 और आपकी कॉइल पर टॉर्क रहती है। अब ठीक है, इस कॉइल में आपने करंट लाई जो कि आपको मेजर करनी है। अब उसकी वजह से करंट जब इसमें आ गई तो ये रोटेट होना शुरू हो गई। क्यों रोटेट होना, तो इसका इतनी टॉर्क आ गई, क्या हो जाएगा, तो ये कॉइल रोटेट हो जाएगी। जैसे आपकी बात ऐसे किया आपने, ये अप्लाई टॉर्क, सो दिस इज योर अप्लाई टॉर्क, जो करंट ने यहाँ पहले वहां में हाथ से लगाता था, यहाँ इस करंट ने टॉर्क पैदा की NBI। अब इससे क्या होगा, आपकी बाल क्या करती थी मेरे हाथ की टॉर्क से, ऐसे किया आपने, ऐसे टॉर्क लगा दिया, हाथ उठा दिया, तो बाल थोड़ी देर के लिए रोटेट हो जाएगी, फिर किसी टाइम के लिए रुक जाएगी, थोड़े टाइम के लिए रुक जाएगी, फिर रिवर्स डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल आपकी कॉइल भी ऐसे, ये कॉइल आप मान लीजिए बाल, ये फास्ट मूव से टू था, दिखा रहे डिपेंड दिखा रहे। अब एक इस कॉइल में करंट आ गई, अब क्या करेगी कॉइल रोटेट, कॉइल रोटेट होगी बाय सर्टेन एंगल ये रोटेट होगी। जैसे जब ये बाय सर्टेन एंगल रोटेट होगी इस टॉर्क की वजह से, तो क्या हो जाएगा, जैसे बाहर रोटेट होगी, तो जब ये रोटेट हो जाएगी फिर कुछ देर के बाद ये थोड़ी रुक जाएगी, फिर रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होना शुरू हो जाए। अब उस बात बताइए मुझे कि जब आपका शबाश ये जो कॉइल है उसमें करंट पैदा हुई तो डिफ्लेक्ट होगी, ऐसे डिफ्लेक्ट होगी बाय सर्टेन एंगल है। तो जब ये आपकी बात, पहले बात पर देखिए, जब मैंने बात पर लगाया अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड टॉर्क, ऐसे लगाया अप्लाइड टॉर्क, शबाश रोटेट करेगी बात, कुछ देर के लिए रोटेट करेगी, फिर रुक जाएगी, रुकने के बाद रिवर्स, वो रुक क्यों जाती है, अगर वो बाल मैंने ऐसे टॉर्क लगाई हमेशा रोटेट कर, ये रुक क्यों जाती है, रुक इसलिए जाती है कि अपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्क पैदा हो जाता है जो इसको वापस घुमाना चाहता है ओरिजिनल हालत में, जस्ट लाइक दैट, दैट्स रेस्टोरिंग टॉर्क। तो रुक क्यों गया, रुक इसलिए गया कि आपका उस वक्त पहले आपका जब आपने टॉर्क लगा दिया, चलो आपने 10 टॉर्क लगा दिया, 10 यूनिट्स टॉर्क, अब आपकी टॉर्क से उधर थ्रेड में ट्विस्ट पैदा हो गया, और थ्रेड में ज्यादा क्या था, जब आपका अप्लाई टॉर्क 0 था तो रेस्टोरिंग टॉर्क भी 0 था, तो आपने अप्लाई टॉर्क 10 लगाया, अब उसकी वजह से आप उस थ्रेड में ट्विस्ट आ गया, ट्विस्ट आ गया, ट्विस्ट आ गया, जब ट्विस्ट आ गया तो ट्विस्ट पर ही डिपेंड करेगा ना रेस्टोरिंग। तो इसका मतलब है जब ये आपकी बॉल रोटेट करती है ना तो उसमें जो रेस्टोरिंग टॉर्क है वो भी इंक्रीज हो जाती है, और जब वो रेस्टोरिंग टॉर्क आपकी अप्लाइड टॉर्क के बराबर बन जाती है तो आपकी बार रुक जाती है कुछ देर के लिए, फिर ये रिवर्स डायरेक्शन में मूव होना शुरू होती है बिकॉज ऑफ रेस्टोरिंग टॉर्क। तो इसका मतलब है वो जो रुकने का मामला है वो आप नोट कीजिए, बाल पर आपने टॉर्क लगा दिया, फिर आपने हाथ उठा दिया, बाल कुछ देर के लिए घूम जाएगी, फिर एक वक्त आएगा बाल रुक जाएगी, रुक क्यों गई, और क्यों नहीं घूम, रुक इसलिए गई क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्क आ गई, और अपोजिट डायरेक्शन में जो टॉर्क आ गई रेस्टोरिंग टॉर्क वो आपके अप्लाइड टॉर्क के बराबर बन गई, दैट्स व्हाई बॉल रुक गई, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द बॉल। इसलिए आपकी इस कॉइल में भी इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी, बैलेंसिंग कंडीशन, जब अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड टॉर्क और रेस्टोरिंग टॉर्क बराबर हो जाएगी उस वक्त आपकी कॉइल रुक जाएगी, और वहीं पर आपको करंट मापनी है, डिफ्लेक्शन मापनी है। तो कब आपकी कॉइल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, जब ये अप्लाइड टॉर्क और ये रेस्टोरिंग टॉर्क जो आपने अभी देखा जो थ्रेड में पैदा हो जाएगी उस फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप में, जैसे बॉल के थ्रेड में रेस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है इस तरह इस फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप में रेस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाता है। तो जब ये अप्लाइड टॉर्क और ये रेस्टोरिंग टॉर्क बराबर हो जाती है आपकी कॉइल उस वक्त रुक जाती है,
वही कंडीशन में लगाता हूं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, ये जो NBIA है अप्लाई टॉर्क जो कि करंट ने अप्लाई की, ये बराबर होगा उस वक्त जो रेस्टोरिंग टॉर्क आपके फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप में पैदा होगा। K is torsional constant of this phosphor bronze thread, और अल्फा जो है इट इज एंगुलर ट्विस्ट कितना आ गया आपकी कॉइल में, जब इसमें करंट आ गई, ट्विस्ट हो गई कॉइल, तो कितने डिग्री से ट्विस्ट हो गई, दैट इज अल्फा। ठीक है, ओके। अब आपको तो ये चीज मापनी है, वही तो मसला है ना, हमें तो करंट मापनी है शॉर्टकट में। तो ये करंट कैसे मापेंगे जरा देखिए, आई हम निकालने की कोशिश करेंगे। सो आई करंट बराबर होगा दैट इज K टाइम्स अल्फा डिवाइडेड बाय NBA। देखिए ये चीज जो है जो मैंने बंद किया, देखिए अल्फा के बजाय ये सब कांस्टेंट है भाई, गिवन गैल्वानोमीटर, एक गैल्वानोमीटर बनाया हमने, ठीक। अब इसमें फास्फोर ब्रोंज स्ट्रिप लगा दिया तो K कांस्टेंट हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड चूंकि यूनिफॉर्म है कांस्टेंट है, एरिया ऑफ कॉइल जो है वो कांस्टेंट है, वो तो नहीं बदलेगा ना। फॉर ए गिवन गैल्वानोमीटर दीज ऑल फैक्टर्स आर कांस्टेंट एक्सेप्ट अल्फा। अल्फा डिपेंड करेगा ट्विस्ट कितना आ गया, वो डिपेंड करेगा आपकी कोई कितनी ज्यादा घूमी या कम घूमी, वो तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, है ना। लेकिन ये चीज जो है K by NBA फॉर ए गिवन गैल्वानोमीटर इट इज कांस्टेंट, दैट इज व्हाई ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, दीज ऑल फैक्टर्स आर रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल कांस्टेंट। सो करंट जो आपको मापनी है ना वो बराबर होगी कांस्टेंट टाइम्स अल्फा। तो ये G जो है ये किनके बदले आ गया मुझे बताइए, चला ये आ गया K by NBA के बदले। G क्यों लिखा मैंने इस कांस्टेंट को, क्योंकि ये गैल्वानोमीटर कांस्टेंट है, फॉर ए पर्टिकुलर गैल्वानोमीटर दिस रिमेन्स कांस्टेंट, दैट्स व्हाई दिस G इज कॉल्ड ए गैल्वानोमीटर कांस्टेंट। और आप याद रखिए ये गैल्वानोमीटर कांस्टेंट किसके बराबर होता है, K by NBA, where K is torsional constant of the thread, N is number of turns in the loop, D is मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इज एरिया ऑफ द लूप। तो ये सभी चीजें जो कि गैल्वानोमीटर के लिए कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को जब आप डिवाइड करते हैं कांस्टेंट से, दैट अगेन इज आल्सो ए कांस्टेंट। सो दैट्स व्हाई दिस होल फैक्टर इज रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल कांस्टेंट G, एंड G इज नोन एज गैल्वानोमीटर कांस्टेंट। गैल्वानोमीटर कांस्टेंट, ओके। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी जब खत्म होती है, इक्वलिटी और कांस्टेंट। अच्छा, अगर हम इक्वलिटी और ये कांस्टेंट खत्म करेंगे तो बीच में आएगी प्रोपोर्शनलिटी, तो हमें मिलेगा वही इक्वेशन जो हमें एक्चुअली चाहिए। तो करंट जो हमें मेजर करनी है ना, तो इन दो चीजों के ओमिट करने से हम एक प्रोपोर्शनलिटी ला सकते हैं। सो द करंट व्हिच वी हैव टू मेजर डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। तो इसका मतलब है, जब आपने पहले दिया था कि करंट इसमें आ जाएगी इस कॉइल में, तो इसमें ट्विस्ट होगा, ठीक। जब इसमें ट्विस्ट होगा ना, तो ट्विस्ट मापने से हम कैसे करंट को माप सकते हैं, वही मैथमेटिकली आपको मिल गया। अरे करंट डायरेक्टली डिपेंड करता है ट्विस्ट पर, आप ट्विस्ट मापो आपके करंट मापी, डायरेक्टली डिपेंड करता है, लीनियर स्केल आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 डिग्री का ट्विस्ट आ गया, जब एक कॉइल में करंट पैदा होगी तो ये 2 डिग्री से रोटेट होगी, 2 डिग्री का ट्विस्ट आ गया, चलो मानते हैं करंट उस वक्त 1 एम्पियर था, तो 1 एम्पियर करंट से 2 डिग्री का ट्विस्ट आ गया, या जब 2 डिग्री ट्विस्ट आ गया उस वक्त करंट 1 एम्पियर था। अच्छा, अगर अब 4 डिग्री का ट्विस्ट आ गया तो इसका मतलब ये डबल हो गया ना, तो चूंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है दो चीजें, तो ये भी डबल हो जाएगा, तो इसका मतलब करंट जो है 2 एम्पियर होगा। तो आप एंगुलर ट्विस्ट मापने से डायरेक्टली माप सकते हैं करंट, बिकॉज ऑफ लीनियर डिपेंडेंस ऑफ करंट ऑन द एंगुलर ट्विस्ट। दैट्स व्हाई आपको सिर्फ एंगुलर ट्विस्ट, आपकी कॉइल में जब करंट जाएगी ये कॉइल ट्विस्ट हो जाएगी बाय सर्टेन एंगल। आपको एंगल मालूम करो, अगर आपने वो एंगल देख लिया कि कितने एंगल से ये रोटेट हो गई है आपकी कॉइल, तो अगर आप वो एंगल ढूंढेंगे ना, वही एंगल आपको डायरेक्ट देगा कि आपकी कॉइल में कितनी करंट है, यानी आप करंट मेजर कर सकते हैं। सो दैट्स जो आपके सामने रिलेशन है, ठीक है। सो दिस हेल्प्स यू टू मेजर करंट बिकॉज विद द हेल्प ऑफ ए गैल्वानोमीटर दैट करंट डिपेंड्स लीनियरली, इट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द एंगुलर ट्विस्ट। यू मेजर एंगुलर ट्विस्ट, यू कैन मेजर करंट। अब मसला है सर एंगुलर ट्विस्ट कैसे मापेंगे, कैसे मापेंगे, बाय हाउ मच एंगल आवर कॉइल गॉट रोटेटेड। दैट इज व्हाई वी यूज लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट। तो मैंने आपको पहले बता दिया, ये स्केल है, ये मिरर लगा हुआ है, इसीलिए लगा हुआ ताकि एंगुलर ट्विस्ट हम देखेंगे। तो यहां से निकलता है एक रे ऑफ लाइट इस लैंप से, वो पड़ती है मिरर पर, ठीक है,
है, और सीधी बात है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी किसी एंगल पर। मान लेते हैं कि आपका कॉइल रोटेट हो गया बाय सर्टेन एंगल, उसी एंगल से रोटेट हो जाएगा ये थ्रेड किसी के साथ जुड़ा है, उसी एंगल से रोटेट हो जाएगा आपका मिरर जो उसी के साथ फिक्स है, और वही आपको जब यहाँ से लैंप से लाइट जाएगी, सीधी बात है, मान लीजिए वहां पर एक मिरर है, मैंने यहाँ से लाइट डाली, वो जो लाइट आ रही वहां पर कुछ रिफ्लेक्टेड आ गई, किसी जगह आ गई रिफ्लेक्टेड लाइट, वो मैंने स्पॉट नोट किया। अब मेरा ये जो यहाँ पर है सोर्स ऑफ लाइट ये अपनी जगह है, अब वो जो मिरर वहां पर है वो किसी के हाथ में था, उसी को रोटेट कर दिया मिरर बाय सर्टेन एंगल, तो यहाँ से जब मैं लाइट डालूंगा ना, अब उसका रिफ्लेक्शन उसी स्पॉट पर नहीं आएगा, डिफरेंट स्पॉट पर आएगा ना, इसका मतलब है वहां पर एक एंगल होगा बिटवीन ओरिजिनल स्पॉट एंड दैट, ये जो दूसरा स्पॉट होगा वही एंगल जो है वो मेजर करेगा कि मेरा ये जो मिरर है किस एंगल से ट्विस्ट हो गया। तो जिस एंगल से मिरर ट्विस्ट होगा ना, उसी एंगल से आपका थ्रेड भी ट्विस्ट हुआ होगा, क्योंकि थ्रेड पर ही मिरर है ना, और थ्रेड जिस एंगल से ट्विस्ट होगा वो तो जुड़ा है आपके कॉइल के साथ, तो वही तो कॉइल में एंगुलर ट्विस्ट है। दैट इज ये जो हम दिखाते हैं लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट, बेसिकली लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट हमें मालूम करके देता है कि आपकी कॉइल जब रोटेट होगी तो कितने एंगल से रोटेट होगी, क्योंकि जब आपको वो एंगल पता चलेगा ना तो आपको करंट पता चलेगी। तो इस तरह आप गैल्वेनोमीटर को यूज कर सकते हैं फॉर मेजरिंग करंट, ठीक है। सो यहाँ पर आप लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट यूज करते हैं, तो इसलिए हम इसको बताते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और डीआर टाइप गैल्वेनो सस्पेंशन टाइप। कभी कभी हम कभी कभी हम पॉइंटर एंड स्केल अरेंजमेंट, यहाँ पर लैम्प एंड स्केल है, कभी कभी हम पॉइंटर और स्केल इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप गैल्वेनोमीटर्स में देखते हैं लैब में, है ना, तो वहां पर एक स्केल लगी होती है, ऐसी एक स्केल लगी होती है, इस पर पॉइंटर घूमता है, वो पॉइंटर आपको डिफ्लेक्शन दिखाता है, ठीक है ना, वहां पर आपको लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट नहीं होता। तो उस जैसे गैल्वेनोमीटर को हम बोलते हैं वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर या पॉइंटर, इसको बोलते हैं डीआरसन होता है जब लैम्प स्केल अरेंजमेंट हम यूज करते हैं फॉर शोइंग द डिफ्लेक्शन, और जब यहाँ पर पॉइंटर टाइप डिफ्लेक्शन होता है, पॉइंटर और स्केल यूज करते हैं ना, तो दैट इज वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर उसको बोलते हैं। वो तो आपके सिलेबस में नहीं है, यही वाला आपके सिलेबस में है, लेकिन बहरहाल ये जो आपने गैल्वेनोमीटर पढ़ा है जिससे आप बहुत सेंसिटिव करंट्स मापते हैं, बहुत स्मॉल करंट्स माप सकते हैं, ठीक है ना, दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, डीआरसन टाइप गैल्वेनोमीटर। इसका प्रिंसिपल भी आपने देखा, प्रिंसिपल इसका यही है कि व्हेन ए करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क गेट्स एक्टेड ऑन दैट वेरी लूप। तो उसी बुनियाद पर आपने देखा कि हम इस गैल्वेनोमीटर की वजह से कैसे करंट्स को माप सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन, ठीक है।